इसके अंतर्गत आपको एक चीज और मिलेगा, एक रोले प्रमेय है और एक लैग्रांज प्रमेय है। ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत पहले सिलेबस में सब था। आप कुछ चीजें हटा दी गई हैं, जैसे लैग्रांज थ्योरम भी हटा दिया है, रोले भी हटा दिया है, और आपके पास वो अप्रॉक्स भी हटा दिया गया है, टेंजेंट नॉर्मल भी हटा दिया गया है। अप्रॉक्सीमेट मतलब सन्निकट मान। ठीक है, जैसे आप लोग वर्गमूल निकालना सीखते रहे होंगे कि √4 का वर्गमूल होता है 2, √9 का स्क्वायर रूट जो आप निकालते होंगे वो होता है 3। इसमें भी आपको वर्गमूल अप्रॉक्सीमेट एक चैप्टर होता है सन्निकट मान निकालना, मतलब किसी का निकट का मान निकालना। वहाँ पर भी वर्गमूल है, घनमूल है, ऐसा निकाला करते थे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसमें आप बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना। दर है, एक पहला दर है, वर्गमान और देखते हैं वर्गमान। वर्गमान और ह्रास। ठीक है, वर्धमान है और ह्रासमान है, इसको हमें पढ़ना। ठीक है, पहले कुछ चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान में होता क्या है, कि हम इसको इससे समझते हैं कि वर्धमान है या ह्रासमान है, इसमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, करना क्या होगा और सवाल कैसे प्रूफ हो जाएगा। तो लगाने के अपने पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक हमने पर्टिकुलर रूल बता दिया उसी के तरीके से लगा सकते। अपनी बात दूसरे को जो कॉपी आपकी चेक करेगा वो समझ पाए बोर्ड की, वो बेटर तरीका होता है। तो देखिए वर्धमान ह्रासमान पहले ग्राफिकली समझेंगे कि किसी फंक्शन का, ये वर्धमान ह्रासमान फंक्शन का होता है, फलन का होता है। अगर कोई फलन है तभी उसका हम वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे हम लोग कुछ ले लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक का मतलब होता है बीजगणितीय फलन। ठीक ना, फिर से समझे वर्धमान ह्रासमान ये जो हम पढ़ते हैं ये फलन का होता है। फलन बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ नाम याद रख सकते हैं। आइलेट, ये सभी फलन ही होते हैं। उनमें आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल लॉगरिथम लघुगणकीय फलन, ए अलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फलन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, ई एक्सपोनेंशियल चरघातांकीय फलन। इन फलनों का हम वर्धमान या ह्रासमान करेंगे। इनमें से हमने पहला नाम लिया है ए होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब बीजगणितीय फलन, और बीजगणितीय फलन में बहुत सारे फलन आते हैं। नंबर 1, बीजगणितीय फलन कैसा फलन होता है, जैसे इसके अंतर्गत एक आता है अचर फलन। बीजगणितीय फलन में एक होता है अचर फलन। अचर फलन का मतलब है जैसे f(x) = कांस्टेंट c लिख दिया था। ठीक है ना, तो ये कैसा फलन है, वर्धमान है कि ह्रासमान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2, एक रैखिक फलन। एक रैखिक फलन जैसे f(x) = जनरल वेज में लिखेंगे ax + b, एक रैखिक फलन होगा। इसको हम पढ़ेंगे कि वर्धमान होता है कि ह्रासमान होता है। इसी तरीके से नंबर आगे बढ़ाते रहेंगे। द्विघात फलन बोले तो f(x) = ax² + bx + c। इस ऐसे फलनों को हम समझेंगे कि ये वर्धमान है कि ह्रासमान है। ऐसे आप पावर इंक्रीज कर रहे हैं त्रिघात फलन, और ये सभी फलन जो आते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। और अलजेब्रिक फंक्शन का पहला पार्ट होता है पॉलिनोमियल।
ये सब पॉलिनोमियल के पार्ट हैं। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपदीय पद। इसकी भी विशेषता होती है, कैसे पता कर लेंगे कौन पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल होता है, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। जैसे आपके पास लिखा हुआ है a + b की होल पावर n, इसका अगर हम एक्सपेंशन करें तो आता है nc0 b की पावर 0 a की पावर n, nc1 b की पावर 1 a की पावर n-1, nc2 b की पावर 2 a की पावर n-2, अब तो ऐसे डाटा समझ रहे हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम होता है। हम आपको बताने वाले हैं बहुपद क्या होता है। ये सब बहुपद है, ये सब क्या है, बहुपद है। आइए समझते हैं बहुपद में पहली बात क्या होती है। पहले किसी चीज को हम लिखना चाहते हैं अच्छे से, जैसे आपके पास लिखा हुआ है क्या, nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3, nc4 x की पावर 4 अप टू डाटा। इस तरीके से लिखा हो। x की पावर यहाँ 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, नेक्स्ट में x की पावर 4 है। x की पावर पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, x की पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। देख लेंगे यहाँ पर, अगर हम पहले वाले में देखें तो यहाँ c के आगे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, इज नोन एज पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी देखें तो ये भी पॉलिनोमियल है, x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर क्या है, 0 है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। ये भी पॉलिनोमियल है, बट डिग्री बढ़ रही है। डिग्री का मतलब होता है घात बढ़ना, ठीक ना। जैसे कह दिया जाए कितने घात का समीकरण है पहले वाले को, ये 0 घात का समीकरण है। ये कितने घात का समीकरण है, 1 घात का समीकरण है। ये कितने घात का समीकरण है, 2 घात का समीकरण है। आगे 3 घात का होगा, आगे 4 घात का होगा, आगे 5 घात का होगा, ठीक ना। तो इन्हीं फलकों का हमें वर्धमान करना है और ह्रासमान करना है। क्लियर है। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि हमें वर्धमान ह्रासमान करना है, और करने से पहले हमें किनका करना होता है ये पता होना। तो किनका करना होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, उस बाद वो लॉगरिथम फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, वो अलजेब्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम हो सकता है, वो एक्सपोनेंशियल का हो सकता है। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। अलजेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत बहुत सारे फंक्शन आते हैं, जिनमें से नंबर 1 होता है पॉलिनोमियल। हम केवल आपको फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, फिर वर्धमान ह्रासमान में आते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे ये आपको इसका वर्धमान लिख के आ गया पीछे, इसका भी लिखा मिल सकता है, इसका भी मिल सकता है, आगे क्यूबिक हो सकता है, पावर 4 हो सकती है 5, दैट्स नोन एज पॉलिनोमियल। इसके बाद जब पॉलिनोमियल हम बहुपदीय फलन पढ़ जाते हैं तो उसके बाद एक और आगे आता है। जब बहुपदीय हो जाते हैं तो अगला नाम क्या आता है, अलजेब्रिक फंक्शन के पार्ट। हमें पार्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इनमें से एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है, हमें इनके डोमेन रेंज याद होने चाहिए। डोमेन रेंज, ठीक है। इसका जो फंक्शन लिखा है, इसका डोमेन R है, इसका भी डोमेन R है। R बोले तो रियल नंबर, जितने रियल नंबर होते हैं पूरी दुनिया के, केवल काल्पनिक संख्याओं को हटा दीजिए, सारी वास्तविक संख्याओं के लिए वैलिड है, मतलब ये फंक्शन है। और ये क्या है, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत बोलते हैं डोमेन को। सब R होंगे, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं सबका प्रांत क्या होता है, R। हमें याद होनी चाहिए। हमें कोई भी प्रॉब्लम दोगे हम डायरेक्ट बता देते हैं, कारण है हमें चीजें पहले से पता है। और चीजें जैसे आपके पास एक हम ऐसे किसी का पुष्प बनाते हैं तो आप तुरंत बता दोगे इसका पुष्प है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मैथ्स का डायग्राम बनाते हैं, किसी का भी बनाते हैं, अगर हम कहते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा,
तो आपको शायद आइडिया हो लगभग मैं भी लगभग 90% बच्चों को इनका ग्राफ नहीं पता होता, और ग्राफ नहीं पता होता इसी के कारण को सारी चीजें आती नहीं। ठीक है ना, पूरे मैथ्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट बहुत होती हैं, एक डोमेन और एक उसकी रेंज। ठीक है ना, तो यस उसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं पहले वाले का। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, वापस यहीं आ रहे हैं धीरे धीरे, इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये x की वैल्यू आप यहाँ 0 भर लो, x की वैल्यू 0 भरो, यहां से तो रिजल्ट आपके पास c ही आएगा। x की वैल्यू 1 पुट कर लो, x की वैल्यू 1 पुट करो, लेकिन आउटपुट c रहेगा। आप x की वैल्यू 2 पुट कर लो, आउटपुट क्या रहेगा c। इसमें कुछ भी इनपुट कराते रहो, कांस्टेंट इसीलिए नाम दिया गया है, अचर है, कुछ भी भरो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। तो यस अगर हम इसमें x की कोई भी रियल वैल्यू भरते हैं तो यस y इक्वल केवल c ही आता है। y की कोई भी वैल्यू यहां भर लीजिए, x की फिक्स वैल्यू है c ही आएगा। अब x की वैल्यू c कहां मिलेगी, c पर डिपेंड करेगा c पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फिलहाल अभी अपने को दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, यानी ओरिजिन से c डिस्टेंस पर हाइट c डिस्टेंस है, यानी इसका जब ग्राफ प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। ये ऐसे एरो उधर भी होगा, एरो इधर भी होगा, इसका ये मतलब है कि ये लाइन आगे और जाएगी, ये लाइन पीछे और जाएगी। अगर एरो नहीं लगा होता है तो दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट, रेखा खंड कहते हैं। और ये रेखा होती है, रेखा में हमेशा एरो लगा होना चाहिए। बहुत से बच्चे केवल इतनी ही सी गलती कर देते हैं, एरो नहीं लगाते और फिर बोर्ड में बोलते हैं नहीं मेरे 98 आए, 2 मार्क्स कट गए। वो चीजें हो सकती है इसके कंसिडर। तो यस यहां पर इसका ग्राफ ऐसे बन गया। अब देखते हैं वर्धमान और ह्रासमान होता क्या। चीजें इन्हीं का होगा, कोई भी फंक्शन होगा यही होगा, वर्धमान ह्रासमान का कोई भी प्रॉब्लम होगा यहीं से होगा। पहले आप ग्राफिकली समझना चाहते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत कैसे लगाते हैं उसको समझेंगे। इसका हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ऐसा बना। अब देखिए एक कोई फिक्स पॉइंट कर लो, ये x है, इस जगह से अगर हम देखें इतनी हाइट इसकी, यहां पर इसकी हाइट इतनी है, थोड़ा और आगे बढ़ो, अब देखो हाइट क्या है, उतनी ही हाइट है, और आगे बढ़ो, फिर आप हाइट देख रहे हैं उतनी ही हाइट है। x में आप धीरे धीरे किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू कहां जा रहे हैं, राइट। बाएं से दाएं ओर चलने पर x का मान एक एक करके बढ़ाने पर, अगर y का मान भी बढ़े, x का मान एक एक करके बढ़ाने पर y का मान भी बढ़े तो फलन वर्धमान। देखिए यहाँ पर हम यहाँ से अगर x की वैल्यू 0 भर रहे थे तब भी आपका आंसर c आ रहा है, x की वैल्यू 1 भर रहे हैं तब भी आंसर c आ रहा है, x की वैल्यू 2 भर रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है, c। मतलब x में अगर आप बढ़ते जा रहे हैं, x में अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं x की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू न बढ़ रही है और न ही घट रही है, तो ये फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। या तो वैल्यू को बढ़ना चाहिए या तो वैल्यू को क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ना वैल्यू बढ़े और ना वैल्यू घटे, इसका मतलब ना वो वर्धमान है और ना ही वो ह्रासमान। मतलब ये जो कांस्टेंट फंक्शन है पहले से फिक्सेबल है, इसको पहले से लिख के आगे से देखो ये वर्धमान नहीं है, ह्रासमान नहीं है, तो ये चीजें पहले से पता है कि ये वर्धमान नहीं होता, ये ह्रासमान नहीं होता। ये कैसे पता रहता है, आधी चीजें तो हमको पहले से रटी होती है, बस करना मात्र होता है कौन सा तरीका दिखा दे सामने वाले को समझना। हमने क्या किया यहाँ से, हमने कहा x की वैल्यू बढ़ाते रहो, y की वैल्यू बढ़े तो फलन वर्धमान है, और अगर x की वैल्यू बढ़ाए x हमेशा बढ़ेगा, x हमेशा बढ़ेगा। लेकिन y क्या हो रहा है, y बढ़ रहा है कि घट रहा है कि स्थिर है, तो यहाँ स्थिर है इसलिए न वर्धमान है न ह्रासमान। अगर बढ़ने लगे तो वर्धमान होगा, अगर घटने लगे तो ह्रासमान। जैसे दूसरे वाले में आते हैं, ये लिखा हुआ है, इसको एक पर्टिकुलर फंक्शन का नाम दे देता हूं कि ये x प्लस 1 है, ये लिखा f(x) इक्वल x प्लस क्या है 1। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, देखेंगे इसका f(x) इक्वल x प्लस 1 है, ठीक है, f(x) इक्वल x प्लस 1 है बेटा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1 आएगा, f1 की वैल्यू क्या होगी 2।
अब आप x की वैल्यू 2 पुट कर लो बेटा, f2 आएगा, f2 की वैल्यू क्या होगी 3। चीजें तो यहीं से समझ में आने लगी। x की वैल्यू 1 है तो आंसर कितना आ रहा है 2। x की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, बताइए y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज बढ़ रही है। समझ में तो यहीं से आगे की वर्तमान है। हम ऐसे भी दिखा सकते थे कि x वैल्यू 1 भरा, आंसर इतना, 2 भरा इतना, 3 भरा इतना, 3 पुट कर लो। x वैल्यू 3 पुट किया तो f3 की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो देखें x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमको तो यहीं से पता चल गया कि वर्धमान। अब ऐसे भी लिख के चले आएंगे तो कोई नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाने पर y का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये सी वर्धमान फलन। इसी चीज को अगर हम ग्राफ पे समझें कैसे बनेगा, तो देखिए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x में यहाँ पर 1 है तो y में कहां पर होंगे 2 पर होंगे, तो ये एक पॉइंट मिलेगा। x में आप कहां पर होंगे बेटा 2 पर होंगे, तो y में कहां पर होंगे 3 पर होंगे, तो पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर बैक साइड में आएंगे तो x की वैल्यू आप 0 भर लीजिए तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 आएगी, ये समझ लीजिए। तो ये आप अगर पीछे की साइड आएंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए इन पॉइंटों को ऐसे मिलाते रहो तो इसका ये ग्राफ बन गया, ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर आप 0 भर रहे हैं तो इतनी हाइट है, 1 भर रहे हैं तो हाइट इतनी हो गई, 2 भर रहे हैं तो हाइट इतनी हो रही, तो हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही। तो हम ग्राफ से उस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर है। दो तरीके हो गए, या तो आप x की वैल्यू बढ़ा के बढ़ते जाए तो y की वैल्यू क्या होती रहती है। ये चीजें हर जगह सफल नहीं करती है, हर जगह ये वैल्यू कंप्लीट आंसर नहीं दे पाती है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा रूल चल रहा है तो चलने देते हैं, ग्राफ पे मेन फोकस होता है। अगला वर्ग, तो ये दूसरा वाला भी कैसा हो गया बेटा वर्धमान। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला जो लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपको मैं अच्छा वाला लिख देता हूँ उसकी कंपैरिजन में। y इज इक्वल लिखा हुआ है x स्क्वायर, बताइए x स्क्वायर द्विघात है कि नहीं है, क्लियर है। मैंने उसमें बेटा b की वैल्यू 0 भर दिया, c की वैल्यू 0 भर दिया, a की वैल्यू 1 भर दिया। ये जो आपके पास जनरल द्विघात समीकरण लिखा हुआ है इसमें a की वैल्यू 1 भर दिया, d की वैल्यू 0 भर दिया, c की वैल्यू 0 भर दिया। बताओ द्विघात बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बताओ बेटा, आप इसको जानते कि नहीं जानते हैं, इसे परवलय कहते हैं। ये कौन सा वाला परवलय बनाएगा बेटा, ये कैसा परवलय बनेगा, इसकी आकृति ये परवलय है, और परवलय की आकृति ये थर्ड वाला परवलय है। कौन सा वाला है, थर्ड वाला। पहला वाला होता है y स्क्वायर बराबर 4a, पहला परवलय y स्क्वायर बराबर होता है 4a, दूसरा होता है y स्क्वायर इक्वल -4a, और थर्ड वाला होता है x स्क्वायर बराबर 4a, और फोर्थ होता है x स्क्वायर बराबर -4a। ये होते हैं, क्लियर है। अब बताओ बेटा, ये जब बनाएंगे हमारे पास तो यही वाले से तो मैच कर रहा है, मैच कर लो। ये थर्ड वाला परवलय कैसे बनता है, सिंपल सी बात होगी। थर्ड वाला परवलय ऐसे बनता होगा, इस तरीके से बनता है। अब देखो बेटा, हम कहां से जा रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट है, कोई पॉइंट है, फिक्सिबल पॉइंट है। मैं इस जगह से किधर जा रहा हूं बेटा, इस जगह पे हो तो हाइट देखो मेरे पास इतनी है कि नहीं है। मैं थोड़ा सा राइट गया, हाइट मेरे पास क्या हो रही है, थोड़ा सा और राइट गया, अब हाइट क्या हो रही है। और अच्छा बताओ, ये इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ी तो रही। अगर यहाँ -5 है तो बेटा यहाँ -4 होगा। अब बताओ -5 और -4 बढ़ा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ा ही तो रहे हैं, लेकिन y की वैल्यू पहले इतनी थी, अब y की वैल्यू देखो इतनी बची, और अब y की वैल्यू और कम हो रही कि नहीं हो रही। इसका मतलब और अगर आप इधर जाएंगे तो हाइट और क्या हो रही, देखो x बढ़ ही रहा है लेकिन y क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ह्रासमान। क्लियर है। x का मान इसमें बढ़ा के रखते जाओ, y का जो मान आएगा ना, देखो x की वैल्यू भरो, x की वैल्यू -5 भरो, क्या बड़ा इस जगह -5 भरो बेटा, y की वैल्यू बोलो 25 आएगा, यस या नो। अच्छा बताओ, x की वैल्यू और बढ़ा के भरो, -5 से बड़ा क्या होता है, -4। वैल्यू ये पता होना चाहिए कौन बड़ा होता है कौन छोटा, ये जरूर आना चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चों को आता है। कभी कभी क्या होता है, -5 से बड़ा क्या होता है, -6 बोलते हैं,
तो जल्दबाजी ना करें। क्लियर? तो यस -6 कर दो बेटा, वो -4 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू 16 हो जाएगी। देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू क्या हो गई, ऐसे समझ में आ रहा है कि हरासमेंट बना है। दूसरा तरीका, ग्राफ बना के देख रहे हैं कि पहले इतनी हाइट थी, अब हाइट कम हो रही, अब और हाइट कम हो रही, अब और हाइट कम हो रही, मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, और इस जगह पे अगर आप देखेंगे 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहां तक तो बात ठीक है। अब जरा देखो, अब 0 से आगे आएगा 1, हाइट फिर बढ़ गई, अब आएगा 2, हाइट और बड़ी हो गई, अब आएगा 3, हाइट और बड़ी हो गई, अब आएगा 4, हाइट और बड़ी हो गई। क्या हो रहा है, इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे बढ़ा रहे हैं वैल्यू तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी इस जगह से पहले डिक्रीजिंग है, हरासमान है, और इसके आगे क्या है, इंक्रीजिंग बोले तो मतलब एक ही फलन दो तरीके की व्यवस्था रखता है, कभी वर्धमान होता है, कभी हरासमान। क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर इसके पहले 0 के पहले क्या है, हरासमान है, और x वैल्यू 0 से बड़े पर क्या है, वर्धमान। ये चीजें हमको पहले से पता, अब सवाल आ जाता, लिखा होता एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल होता है, क्योंकि तो हमें एप्लीकेशन डेरिवेटिव के हिसाब से लगाना चाहिए। इसमें डेरिवेटिव का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, डिफरेंशिएशन का कहीं वर्क ही नहीं किया हमने, लेकिन चीजें हम समझ पा रहे हैं कि यस ये कैसे हो रहा है, समझ पा रहे हैं बात को। अभी हमारे पास ये जो चैप्टर पढ़ रहा है वर्धमान हरासमान, ये होता है अपने पास चैप्टर होता है बेटा, जैसे एरिया निकालना हो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 55 मिनट से नहीं आए थे, 123 वाला फॉर्मूला उसमें भर लेते हैं, आ जाता है, ठीक मालूम है। आगे चल के यही सारणी में पढ़ लेते हैं हम लोग, सारणी वाले तरीके से यही हम एरिया निकालने का काम वेक्टर में भी पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अंतर्गत कौन से वाले तरीके का इस्तेमाल करना है, समझ पा रहे हैं? तो यस, हमें चीजें पता होनी चाहिए, वर्धमान हरासमान कैसे करते हैं। ये चीजें जब हमको ऐसे पता होंगी तो हम जैसे सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे लगवाना चाहते हैं, वैसे लगा सकते हैं। अब कैसे लगवाना चाहते हैं जरा समझिए। अवकलन का अनुप्रयोग है, अगर हम यहाँ से शुरू कर देते सीधे अवकलन, अरे सवाल है ऐसे ऐसे कर दो हो जाता है, ऐसे ऐसे कर दो हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर दो हो जाएगा, आप कोई भी बोलोगे हम इससे लगा देंगे, लेकिन समझ में हर चीज है। समझते हैं वर्धमान हरासमान केवल वर्धमान और हरासमान ही नहीं होता, वर्धमान हरासमान दो तरीके का होता है, एक तो यही होता है, एक में शब्द लगा होता है निरंतर, दो वर्ड, ठीक है। एक वर्धमान हरासमान होता है, एक निरंतर वर्धमान निरंतर हरासमान। अब आपको मैं बता दूं निरंतर वर्धमान और निरंतर हरासमान कौन है। अभी आपने ये देखा, इस सवाल को बोलते हैं निरंतर वर्धमान, ये कैसा निरंतर वर्धमान, ये कभी हरासमान हो ही नहीं सकता। और ये जो सवाल है ये दोनों बातें रखता है, तो ये सवाल निरंतर वर्धमान नहीं, ये वर्धमान तो हो सकता है, ये हरासमान तो हो सकता है, परंतु निरंतर, क्योंकि हमेशा नहीं है ना, बात कंटिन्यू नहीं है ना, कुछ देर ये हरासमान है, कुछ देर ये वर्धमान। बात समझ में आ गई? तो अब इसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, वर्धमान हरासमान, एक निरंतर लगा होता है। दोनों सवालों को हम कैसे पता कर लेते हैं कौन सा सवाल है। सवाल लेके आ गया, कभी कभी तो हम सवाल को ऐसे ही बता देते हैं, सवाल में पूछा क्या गया होगा। तो देखेंगे यहाँ पर जहां वर्धमान लिखा होता है, जहां पे हरासमान लिखा होता है, वहां पर इसके साथ एक चीज मस्ट होती है, ये फलन होते हैं जिनका भी करना होता है वर्धमान या हरासमान, तो फलन तो सवाल में दिया ही होता है, साथ में एक क्लोज इंटरवल a to b दिया होगा। क्या दिया होगा? क्लोज इंटरवल। अगर क्लोज दिया है तो सवाल की पहली शर्त है कि वो वर्धमान और हरासमान लिखा होगा, और निरंतर अगर लगा है तो ओपन इंटरवल a to b दिया होगा, ये श्योर है। समझ पा रहे हैं? सवाल को पहले ही सेपरेट कर देते हैं,
सवाल में अगर क्लोज लगा है इंटरवल, इसे क्लोज बंद अंतराल बोलते हैं, इसे खुला अंतराल बोलते हैं। अगर अंतराल खुला है तो सवाल में श्योर लिखा होना चाहिए निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान। अगर सवाल में वर्धमान और ह्रासमान केवल लिखा है तो यस, वहां क्लोज इंटरवल होना। सवाल को ही टाइप पूरे बुक उठाओगे, सवाल में दो के अलावा तीसरा टाइप नहीं मिलेगा। सवाल या तो वर्धमान ह्रासमान के साथ कैसा होगा, क्लोज इंटरवल होगा, या फिर निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान के साथ कैसा होगा, ओपन इंटरवल। क्लियर है? ये दो फर्क यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब सॉल्व करने के तरीके की बात कर लेते हैं, कैसे करते हैं। ये वहां कौन दिया है, रिजल्ट क्या है? तो एक फिर से वापस आ जाते हैं। टॉपिक है वर्धमान ह्रासमान। वर्धमान ह्रासमान में करना चीजें देखो याद रहनी चाहिए, कभी ये नहीं कि लिखना है। लिखना तो सबको आ जाएगा अगर उसके अंदर वो चीजें भरी नहीं है तो बस कुछ भी लिख रहे हो, वो कुछ मतलब नहीं। तो ये लिखने से पहले वो चीजें आपको आनी चाहिए। तो पहली चीज वर्धमान ह्रासमान। वर्धमान ह्रासमान फलन का करते हैं। कौन कौन से फलन का करेंगे, ये कुछ फलन लिखे हैं, इन्हीं के मिलते हैं। अब इन्हीं के ही होते हैं, लेकिन आपके पास जब प्रॉब्लम से मिलते हैं तो आप वो प्रॉब्लम सेपरेट करके आप इनमें क्लियर नहीं कर सकते कौन से वाला है। जब हम करेंगे तो आपको बताएंगे कि यस ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये लॉगरिथम है, ये अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक बहुत सारे फंक्शन होते हैं, समझ रहे हैं। पर्टिकुलर उनमें से एक नाम लिया था पॉलिनोमियल, ठीक ना, बहुपदीय फलन। उसी के हमने कुछ एग्जांपल दिखाए, ठीक ना। आगे और भी है पॉलिनोमियल के अंदर। एक होता है जिसे हम बोलते हैं परिमेय फलन। परिमेय फलन होता है, समझ पा रहे हैं। और कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास मॉडुलस मापांक फलन। ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें मॉड लगा होता है, इसी के अंतर्गत आता है अलजेब्रिक फंक्शन के। मॉडुलस के बाद आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है आपके पास क्या, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन नहीं जानते होंगे, अभी बहुत सारी चीजें हैं कि हम नाम ही सुन रहे होंगे पहली बार। इसके अंतर्गत आता है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। वो भी जैसे आपने कभी ऐसे लिखा हुआ देखा, ये एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख दिया गया, इसे बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर कहीं ये लिखा है SGN ऑफ एक्स, इसे सिग्नम फंक्शन एक्स। अगर आपने इनको ऐसे नहीं देखा होगा तो इनको ऐसे आप देखे होते, बस चीजें समझे नहीं होते। ये आपके पास ऐसे लिखा होता है -1 0 1, ये लिखा होता है x लेस 0, ये लिखा होता है x इक्वल 0, ये लिखा होता है x ग्रेटर 0। इस तरीके होता है। इसको अगर देखा हो तो इसका रिजल्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कभी कभी ये चीज ऐसे लिखी मिलती है, समझ रहे हैं। तो यह फलन इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा है, तो हम वो चीजें नहीं करेंगे, हम सीधे वर्धमान और ह्रासमान में बात करेंगे। तो वर्धमान और ह्रासमान फलनों का होता है। फलनों का कैसे करते हैं, तो ये फलन आपके पास दो प्रकार से होंगे। आपके पास इसमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। कैसे करते हैं वर्धमान ह्रासमान, हमने बताया दो तरीके के सवाल पाए जाएंगे। एक में केवल वर्धमान ह्रासमान लिखा होगा, एक में निरंतर वर्ड जुड़ा होगा। पहले निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, पहचान क्या होगी। निरंतर लगा होगा तो ओपन इंटरवल लगा होगा, अगर केवल वर्धमान या ह्रासमान लिखा है तो क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करने के तरीके में आ जाते हैं। जैसे एक सवाल लिख लेते हैं हम लोग, fx इज इक्वल है sin x, और इसको बताना है कि ये वर्धमान है कि अब इसको वर्धमान या ह्रासमान बताना है। आप देख लो, इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते कि वर्धमान है ह्रासमान। सवाल में
ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक सर्कल घूमता है 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। अगर इसमें अंतराल नहीं दिया है तो सवाल पॉसिबल ही नहीं है, अंतराल होना मस्ट है। तो अगर fx इक्वल sin x वर्तमान ह्रासमान के बारे में पूछ रहा है तो नहीं संभव है। अगर इसमें कुछ अंतराल लिख दूं, क्या 0 से π/2 क्लोज लिख दूं, क्लोज से पता चल जाता है कि यस यही होगा। अगर इसी में क्या लिख देते, ओपन लिख देते 0 से π/2 तो यस ये बताता कि निरंतर की बात हो रही है। समझ पा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री का सवाल होगा, आपके पास इस तरीके का इंटरवल जरूर दिया होगा, इस तरीके का इंटरवल जरूर दिया होगा। अगर ये नहीं दिया है तो समझ लो 0 से 2 पाई दिया है। क्या दिया है? ट्रिग्नोमेट्री में 0 से 2 पाई चलता है, पॉलिनोमियल में r चलता है सीधे सीधे। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं कहाँ शुरू होते हैं? r के लिए। r क्या होता है? रियल नंबर होता है। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत। अब कह रहे हैं इस सवाल को वर्धमान और ह्रासमान बताओ, तो लिखा है इस अंतराल में वर्धमान है या ह्रासमान है चेक करो, इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है चेक करो। तो लगाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले f'(x) एक बार इसका अवकलन कर लेते हैं, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन क्या होगा बेटा? cos x। ठीक है ना? ये मैंने ग्राफ इसलिए नहीं मिटाया है क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारी चीजें निकल के आएंगी। आइए समझते हैं इसके बारे में। ये जो आप लिखे हैं f'(x), इसी को आप ऐसे पढ़ते रहे होंगे dy/dx, इसी को तो हम अवकलन कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखना इसी अवकलन को, ये अवकलन जो लिखा हुआ है इसी को आप अवकलन कहते हैं और हम इसी को प्रवणता कहते हैं, स्लोप। अब प्रवणता का आपको फार्मूला पता होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना? आप जानते होंगे इसका एक और फार्मूला होता है प्रवणता निकालने का, tan थीटा, m बराबर tan थीटा पड़ा होगा। थीटा क्या होता है? x अक्ष की धन दिशा से झुका हुआ कोण। थीटा क्या है? x अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में ये लिखा। थीटा क्या होता है बेटा? x अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में बना कोण। अगर एक लाइन ऐसे में खींच दो, ये एक लाइन है तो ये एंगल होता है, ये थीटा होता है। ये x अक्ष की धन दिशा है, वामावर्त दिशा ऐसे जो कोण बनेगा वही थीटा होता है। क्लियर इतनी बात? अब देखो बेटा इसको, ये जो y2 माइनस y1 लिखा है इसी को हम डेल्टा y कहते हैं। क्लियर? इसको हम डेल्टा x लिखते हैं, इज इक्वल tan थीटा। बात समझ में आ रही है? अगली लाइन, डेल्टा y को धीरे धीरे करके डाइवर्ट कर दिया गया डेल y बाई डेल x इज इक्वल tan थीटा में। ये लाइन समझ में आ गई? अब इस डेल को बनाने में दिक्कत हो रही थी तो डी कर दिया गया, इसी को दिक्कत हो रही थी तो dy बाई dx कर दिया गया और यही होता है tan थीटा। अब आपको देखो पहली चीज आपको मैंने बताई, वर्धमान ह्रासमान में x की वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जाओ, भरते जाओ और फलन से मान अगर बढ़ता हुआ मिलता रहे, y का मान प्लस बढ़ता हुआ मिलता रहे तो वर्धमान है। x का मान बढ़ाते जाओ, y का मान घटने लगे तो क्या होता है? ह्रासमान होता है। अगली बात बताइए, x का मान बढ़ाओ, y का मान ना बढ़े ना घटे तो क्या होता है? न वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान। तीन बातें पहले बता चुके हैं। पहली चीज बताई, x का मान बढ़ा के बढ़ते जाओ, एक एक करके बढ़ाते जाओ, y का मान अगर बढ़ने लगे तो वर्धमान, y का मान घटने लगे तो ह्रासमान, और y का मान न बढ़े न घटे तो न वर्धमान है और न ही ह्रासमान। ये बात पता है? दूसरी चीज आपको मैंने ग्राफ में दिखाया,
कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाएं और हाइट बढ़ती जाए, हाइट क्या होती जाए तो वर्धमान है, और अगर हाइट घटती जाए तो क्या होगा, क्लियर है। अगर लेफ्ट से राइट जाएं, हाइट बढ़ती जाए तो वर्धमान है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं सीढ़ी में चढ़ रहे हो तो वर्धमान है, और सीढ़ी से उतर रहे हो तो ह्रासमान। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे उतर रहे, उतरने की जो सीढ़ी हो फिर ऐसे हो, चढ़ने की सीढ़ी ऐसे हो और उतरने की सीढ़ी ऐसे हो। अगर उतरने वाली भी यही है तो नहीं, फिर ये वर्धमान ही होगा। चढ़ने की सीढ़ी ऐसे हो और उतरने की सीढ़ी ऐसे हो तो चढ़ने वाली वर्धमान और उतरने वाली ह्रासमान। क्लियर है इतनी बात, हम लोग ग्राफ में देख चुके हैं। अब हमारे पास ये सवाल कैसे बताएगा, अवकलन कैसे क्लियर करता है कि वर्धमान है कि ह्रासमान। तो जरा ध्यान से देखो, अभी मैंने एक ग्राफ और बनाया था, आपको याद होगा, बिल्कुल ऐसे करके पैराबोला का बनाया था। मैंने बताया कि ये कैसा है, ह्रासमान है, और ये कैसा है, वर्धमान है। देखिए याद है, ये देखिए डाउन हो रहा है, क्या है, ह्रासमान, ये अप हो रहा है। अब देखना ये चीज यहाँ कैसे लागू होती है, इसमें कैसे हम जान जाते हैं कि वर्धमान है ह्रासमान। ऐसा तो नहीं हम रटते रहते हो, हम रट लेते हैं कि ये वर्धमान है तो रट लिया वर्धमान है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा fx बराबर sin x है, 0 से π/2 में इसको चेक करना है कैसा है, तो यस f डैश x cos x निकाल लिया। अब इसको पता करना है ये कैसा है। अब जरा ध्यान से समझो, ये जो लिखा है इसे प्रवणता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब जरा देखो बेटा, आपको इतना पता है, इतने से इधर ये वर्धमान है, ये दिख रहा है साफ साफ। इसके इधर कहीं पर भी, इसके इधर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, आप कहीं पर भी एक बिंदु ले लो, कहीं पर भी ले लो, जहां इच्छा हो ले लो, और उस जगह आप इसकी स्पर्श रेखा खींच दो। ये स्पर्श रेखा खींच दिया, और ये जो स्पर्श रेखा ये एक्स अक्ष की वामावर्त दिशा में, एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में जो कोण बनाता है वो थीटा है। बता सकते हैं थीटा कितना है, 90 से कम है कि ज्यादा है, 90 से कम है ना। अब बताओ 90 से कम अगर मैं इस जगह पे भर दूंगा, इस जगह पे 90 से कम भरूंगा तो tan का मान कैसा निकलेगा, थीटा का मान 90 से कम डिग्री है, थीटा का मान 90 से कम डिग्री है, तो tan थीटा का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा ना। 90 से कम कौन से वाले क्वाड्रेंट में पाया जाता है, पहले वाले में पाया जाता है। पहले वाले में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आंसर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इस tan थीटा का भी मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा खींच लो, इस वाली लाइन में, इस कर्व में कहीं पर भी एक बिंदु ले लो और स्पर्श रेखा खींच लो और उसकी प्रवणता निकालो तो धनात्मक निकलेगी। उसकी क्या निकालो, प्रवणता निकालो तो क्या निकलेगी, धनात्मक। देख लें स्पर्श रेखा, इसकी प्रवणता कैसी होगी, धनात्मक। यानी अगर ये प्रवणता धनात्मक है तो वर्धमान होगा। अगर ये प्रवणता कैसी है, धनात्मक है, तो ये वर्धमान होगा। अब देख लो बेटा, यहाँ पर कोई भी एक बिंदु ले लो, इसमें भी, इसमें कहीं पर भी एक बिंदु लो, एनी हाउ कहीं पर भी ले लो। मैंने यहाँ पर ले लिया, इसकी स्पर्श रेखा खींचूंगा ऐसे खींचेगी। इसकी बेटा x अक्ष की धन दिशा से बना कोण, x अक्ष की धन दिशा ये वाली है, इस वाले से बताओ बेटा ये रेखा कितना कोण बना रही, 90 से कम की छोटा, कम ही ना, बड़ा है, बड़ा है। अगर 90 से बड़ा है तो बताओ 90 से बड़ा कौन से क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में कहीं पाया जाएगा, लेकिन द्वितीय बोलते हैं। 90 से कम प्रथम, 90 से ज्यादा द्वितीय। अब द्वितीय चतुर्थांश में बताओ tan थीटा का मान कैसा होगा, माइनस का होगा। मतलब प्रवणता कैसी होगी, माइनस की होगी, यानी यही dy/dx है। अगर आप इसमें देखें, इधर वाला आपको पता है कि ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन कहीं पर भी एक बिंदु ले लो, उसकी स्पर्श रेखा खींच लो, उसकी स्पर्श रेखा खींच लो और उसकी प्रवणता चेक करो कितनी है। तो उसकी प्रवणता आप देख पा रहे हैं कि उसका एंगल 90 से मोर देन बनाता है, और 90 से मोर देन है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, नेगेटिव होती है। और ये नेगेटिव होती है, इसका मतलब अगर प्रवणता नेगेटिव है तो कैसा होगा, ह्रासमान। बात समझ पा रहे हैं? ये चीजें हमें ऐसे नहीं रखना कि प्रवणता का मान प्लस है तो वर्धमान है, प्रवणता का मान माइनस है तो ह्रासमान है, ऐसे नहीं। आप ध्यान से देखो, सब चीजें बता दी गई हैं।
ये आपको दिख रहा है कि वर्तमान है। बताओ चाहिए एक्स एक्स की धन दिशा से बताओ कितना कोण बनाएगा? 90 से कम। तो tan थीटा का मान कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा ना, प्रवणता कैसी है? पॉजिटिव है। प्रवणता पॉजिटिव है तभी तो ये वर्तमान है। समझ पा रहे हैं बात को? पहले तो ये वर्तमान था, अब वर्तमान है तो इसकी प्रवणता कैसी निकली हमको? पॉजिटिव निकली। ये बताओ अच्छा ये कैसा दिख रहा है फलन? ह्रासमान दिख रहा है। इसका बताओ एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा? 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा tan थीटा का मान कैसा होगा? नेगेटिव। इसका प्रवणता कैसी होगी? माइनस की होगी। इसकी प्रवणता माइनस की होगी। ये ह्रासमान फलन है तो ह्रासमान फलन की प्रवणता कैसी होती है? माइनस की। अगर ह्रासमान फलन है तो उसकी प्रवणता माइनस की होती है, वर्तमान फलन है तो उसकी प्रवणता प्लस की होती है। आप देख लो बेटा, ये प्रवणता है, ये फलन दिया, इसका अवकलन कर लिया, ये प्रवणता होता है नाम से, लेकिन हम इसे अवकलन के नाम से जानते हैं। इसको देखो, प्रवणता अगर प्लस की आ गई तो वर्तमान है, प्रवणता माइनस की आ गई तो। अब देख लो बेटा, ये इंटरवल बताओ कहाँ मिलेगा? 0 से 90 डिग्री लिखा है, 0 से π/2 लिखा है। 0 से π/2 कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम में है। प्रथम में ये क्या लिखा हुआ है? cos। प्रथम चतुर्थांश में cos का मान कैसा होता है? प्लस का होगा। यानी ये पॉजिटिव है, ये पता चल रहा है आपको। ये पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव मतलब क्या है? नहीं समझ में आई बात? हमें इस फलन के बारे में पता करना, समझने का प्रयास बस करेंगे। fx बराबर sin x है। इस अंतराल में वर्तमान या ह्रासमान है, ये हमें पता करना है। एक बार हमने इसका डिफरेंशिएशन किया आया cos x। अभी हमको पता नहीं है कि वर्तमान है कि ह्रासमान है, लेकिन ये जो निकल के आया इसका नाम है प्रवणता। इसका क्या नाम है? प्रवणता। ये प्रवणता अगर धनात्मक आएगी तो वर्तमान होगा, ये प्रवणता अगर नेगेटिव आएगी तो ह्रासमान। अब ये जो अंतराल दिया गया है, ये अंतराल कौन, ये जो एंगल दिया गया है कौन से चतुर्थांश में पाया जाएगा? 0 से 90 डिग्री है, प्रथम चतुर्थांश में पाया जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में ये जो लिखा है cos x है, कैसा आंसर देगा? पॉजिटिव। ये cos x इस अंतराल में प्रथम चतुर्थांश में है, और ये कैसा आंसर देने वाला है? पॉजिटिव देगा। और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये वर्तमान होगा। अगर कोई एक और अंतराल लिख देता हूं मैं, यहाँ पर π/2 से लिख देता हूँ, 3π/2 लिख देता हूँ, सीधे सीधे π/2 से लेकर कहाँ तक लिख दिया? बताओ अच्छा, π/2 से लेकर 3π/2 कौन से चतुर्थांश में मिलेगा? π/2। ये π/2 की लाइन है और ये 3π/2। बताओ यहाँ से यहाँ तक का एंगल कौन से चतुर्थांश में मिलेगा? सेकंड मिला और थर्ड। यानी ये जो एंगल लिखा है सेकंड और थर्ड दोनों का है मिक्सर। क्लियर है? अब बताओ बेटा, सेकंड और थर्ड दोनों में है, और सेकंड या थर्ड में बात करते हैं। सेकंड और थर्ड में बताओ cos कैसा होगा? सेकंड में कैसा? माइनस। थर्ड में कैसा? माइनस। दोनों में कैसा? दोनों में माइनस है ना। इसका मतलब ये cos x इस अंतराल में माइनस आंसर देगा, ये cos x इस अंतराल में माइनस आंसर देगा। अगर ये माइनस देगा तो इसकी प्रवणता कैसी आ रही है? माइनस। अगर माइनस प्रवणता आएगी तो क्या हो जाएगा? मतलब यही फलन है, लेकिन अंतराल बदल जाने से उसका क्या हो जाता है? शेप चेंज हो जाता है कि वो वर्तमान से लेकर ह्रासमान हो जाता है। बात समझ में आ रही है कुछ? फिर से वर्तमान ह्रासमान के दो तरीके के सवाल होते हैं। एक डायरेक्ट लिखा होता है, उसमें क्लोज इंटरवल लिखा होता है। एक निरंतर लगा होता है, उसमें ओपन इंटरवल होता है। इसके बाद करते क्या है? ग्राफ फंक्शन जो भी दिया गया है उसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव करने के बाद जो भी रिजल्ट आ जाता है उस रिजल्ट को कुछ करते अरते नहीं है। इस जगह पर आपको निर्णय लेना होता है सीधे सीधे। क्या निर्णय लेना होता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये आपको पता करना होता है। अब कैसे पता करना होता है? इसकी वैल्यू इस अंतराल में कैसी है ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन से वाले चतुर्थांश में पाया जाएगा? पहले वाले में पाया जाएगा। पहले वाले में cos का आंसर होता कैसा है? पॉजिटिव होता है, मतलब cos x इस अंतराल में धनात्मक होगा। अगर ये धनात्मक होता है इसका मतलब प्रवणता हो गई धनात्मक। अगर प्रवणता हो गई धनात्मक इसका मतलब फलन कैसा हो गया? क्लियर है? करना बस इतना ही होता है।
अगर इस फंक्शन को आप क्लियरेशन दे पाए कि ये पॉजिटिव है, इस फंक्शन को आप क्लियरेशन दे पाए कि ये नेगेटिव है, तो आप बता पाएंगे कि फंक्शन है कैसा, वर्गमान है कि हरासमान। देखिए एक सवाल अभी ग्राफ से ही लग रहा है, उसी को वापस आते हैं। fx इक्वल लिखा हुआ है x प्लस, इसको बताना है कि वर्गमान है कि अंतराल ही नहीं लिखा। इस वाले में ट्रिग्नोमेट्री था तो अंतराल कौन से लिए गए, कोण लिए गए, और कोण होते कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई के बीच ही लिए जाते हैं, कभी इसके बाहर के। अगर बाहर के अगर आपको ज्यादा इच्छा है जानने की तो फिर आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा। मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो 0 से 2 पाई के लिए होता है, ठीक है ना। अगर 2 पाई के आगे बढ़ना है तो चीजें रिपीट होती है। जैसे 2 पाई से मोर देन एंगल कहां मिलेगा, तो फर्स्ट में मिलेगा। और अगर कहते 5 पाई बाई 2 से मोर देन एंगल कहां मिलेगा, तो फिर वो आ जाएगा सेकंड में। तो चीजें आगे रिपीट फिर से होने लगे, तो रिपीट नहीं करना, केवल इतने पे रहना फोकस। फंक्शन है, जो भी फंक्शन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंगल कहां से कहां तक का यूज करते हैं, 0 से 2 पाई। अगर ये पॉलीनोमियल है कि नहीं है, पॉलीनोमियल है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, आर, रियल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ नहीं लिखा है, पहले बताओ ये वर्गमान है कि हरासमान है। इसका ग्राफ देख चुके हैं, पहले से पता है फंक्शन कैसा है, हमेशा वर्गमान है, हमेशा मतलब निरंतर वर्गमान है। इसमें वर्गमान भी नहीं होगा, निरंतर वर्गमान होगा, ठीक है। तो आइए कैसे करेंगे, एक बार इसका डेरिवेटिव कर लो, f डैश x, बताओ इसका डेरिवेटिव बनाएगा। अब बताओ बेटा किसके बारे में बोल रहा है, ये बताओ ऑलवेज पॉजिटिव, आप कुछ भी भर लो, x की कोई भी वैल्यू भर लो यहाँ पर, बताओ ये कैसा रहेगा, फिक्स है ना वन, यहाँ कुछ भी इसमें तो भर सकते थे, चाहे 0 भरो, चाहे पाई बाई 2 भरो, चाहे इनके बीच का भरो, तो उससे निकल के वैल्यू आती प्लस माइनस, ठीक है ना। इसमें तो देखो बेटा ये x ही नहीं है, कुछ भी भर लो यहाँ पर, यहाँ तो आना ही वन है, समझ पा रहे हैं। इसमें कुछ भी भर लो, आएगी वैल्यू क्या, 1 आएगी। अगर 1 ही आएगी तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। 1 कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो बताओ इसकी स्लोप पॉजिटिव है, जिसकी स्लोप पॉजिटिव होती है वो क्या होता है, वर्धमान होगा। ये फिक्स है कि ये वर्धमान रहेगा हमेशा, और हमेशा बोल रहा है इसलिए निरंतर शब्द जरूर लगेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। फिर से समझ लेंगे, सॉल्व करने का बस यही तरीका है, ग्राफ बना के करना नहीं होता, वो चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए, कौन सा फंक्शन वर्धमान होता है, कौन सा नहीं होता है, पूरी चीजें इन फंक्शनों को पूरे पढ़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा। सॉल्व करने का केवल यही तरीका है कि फलन दिया गया होगा, अंतराल दिया गया होगा, उसको एक बार अवकलन करना है, अवकलन करने के बाद उसको ये पता करना है कि ये प्लस का है कि माइनस का। अगर आप ये डिसीजन ले पाए कि प्लस का है तो ये सब बता पाएंगे वर्धमान है, अगर ये माइनस का है तो ये सब बता पाएंगे हरासमान, ठीक है। कोई सवाल अगर आपके पास इससे रिलेटेड है तो बोल सकते हैं। अगर अंतराल ज्ञात करने को बोल, अंतराल में आ जाए, ये तो बात थी केवल वर्धमान सिद्ध करना और हरासमान सिद्ध करना। अंतराल ज्ञात करने में क्या करते हैं, एक मिनट देख लें फिर वही कर देंगे। अगर आपको अंतराल ज्ञात करना हो, फलन दिया ही होगा कुछ ना कुछ, एक बार उसका डेरिवेटिव कर लो, ठीक है, आ जाएगी कोई वैल्यू। इसके बाद लिखेंगे अंतराल के लिए, अंतराल के लिए लिख देंगे। इसके बाद बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देंगे। फिर से समझो, फलन दिया होगा अंतराल निकालने के लिए, फलन दिया होगा, एक बार अवकलन कर दीजिए, कुछ आ जाएगा। इसके बाद अंतराल के लिए लिख दीजिए, पहला डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है, x के मान निकालने हैं, और x का एक मान नहीं निकालना, जितने संभव हो सकते हैं। हम लोग 1 ही 2 निकालते हैं और 1 ही 2 के कारण गलत होता है। जितने संभव हो सकते हैं, जितना सारे निकालने। ट्रिग्नोमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री है
0 से 2 पाई के बीच जितने मान निकल सकते हैं पूरे निकालो। ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है तो 0 2 पाई के बीच जितने मान संभव हो सकते हैं वो पूरे निकाले जाएंगे x के मान। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो यस रियल नंबर्स के लिए निकाले जाएंगे सारे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? कोई के लिए होगा भी अंतराल के लिए एक फंक्शन दिया होगा, एक का डेरिवेटिव कर दीजिए, अंतराल के लिए लिखिए, पहला डेरिवेटिव 0 करिए, सॉल्व करिए, x के मान निकालिए, जितने मान हो सकते हैं सारे निकालिए और उसके बाद एक लाइन खींचिए। क्या कर दीजिए? लाइन। और लाइन खींचने के बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो एक किनारे 0 लिखेंगे और एक किनारे पर 2 पाई लिखेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है तो एक तरफ लिखेंगे माइनस इनफिनाइट और एक तरफ क्या लिखेंगे? प्लस इनफिनाइट। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री है तो 0 लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे। और जरा समझो, ये जितने भी x के मान निकले हैं वो सब इनके बीच के ही होंगे और इनके बीच में होंगे सब, उनमें नंबरिंग कर दो। मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, ऐसे लिख दो। 2 मान निकले तो 2 लिख दो। तो एक अंतराल यहाँ से यहाँ होगा, एक अंतराल ये होगा, एक अंतराल ये होगा। अब पता करना होगा कौन प्लस का है कौन। तो बेटा इनसे बीच की कोई भी वैल्यू निकाल के फर्स्ट डेरिवेटिव में भरेंगे। वर्धमान और ह्रासमान क्लियर कौन करता है? स्लोप करता है, प्रवणता करता है। कौन करता है? अगर प्रवणता प्लस की आएगी तो क्या होगा? माइनस की आएगी तो क्या होगा? तो क्या ये फलन करता है क्या? क्लियर कौन करता है? ये करता है ना। तो यस, ये इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो कहां भरी जाएगी? एफ डैश। इनके बीच की जो वैल्यू होगी कहां भरी जाएगी? एफ डैश। इनके बीच की वैल्यू होगी कहां भरी जाएगी? एफ डैश। और भरने के बाद क्या वैल्यू आती है वो मायने नहीं रखता है, साइन मायने रखता है। साइन प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है कि 0 आ रहा है? साइन 3 ही हो सकते हैं, या तो प्लस या तो माइनस या तो 0, और कोई नथिंग, कोई चीज पॉसिबल नहीं। ठीक है ना? अगर प्लस का आ रहा है तो यस, जिस अंतराल में जो वैल्यू भर, इनके बीच की वैल्यू अगर भर रहा है प्लस आ रहा है तो यस ये अंतराल होगा वर्धमान। अगर इनके बीच की कोई वैल्यू यहाँ भर रहा है माइनस आ रहा है तो यस ये हो गया ह्रासमान अंतराल। अगर इनके बीच की वैल्यू आप यहाँ भर रहे हैं, कोई भी बीच की वैल्यू हो, ये नहीं कि पर्टिकुलर जो मैं कह दूं वही भरो, इनके बीच में जो वैल्यू आपको इच्छा हो याद आ जाए वो भर के लिखिए। और ये अगर साइन दे दे प्लस तो वर्धमान, ये साइन दे दे माइनस तो ह्रासमान, अगर कहीं दे दे क्या 0 तो ना वर्धमान है और ना 0 नहीं देगा, सिर्फ प्लस देगा या माइनस देगा। एक क्वेश्चन बोलो फटाक से, बोलो कोई भी बोलो। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x 3x इतना सा चिन्ना सा ये नहीं आ रहा है क्या है? कई बार जाते थे। एक मिनट देख लो, बोल दिया एक मिनट देख लो, उसको भी कर लो। ये लिखा, अब लिख दिया तो बता दे एक बार डेरिवेटिव बोलो फटाक से, कितना आएगा? 2x स्क्वायर का 4x माइनस, ये लाइन समझ गए? इसके बाद अंतराल के लिए लिख दिया, पहला डेरिवेटिव किसके बराबर होगा बेटा? 0 के 4x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू 3/4 ये आ गया, एक ही वैल्यू निकली। बताओ ये कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक है कि ट्रिग्नोमेट्री है? अलजेब्रिक है तो इधर कौन लिखोगे? माइनस इनफिनिटी, इधर कौन लिखोगे? क्लियर? बताओ ये वैल्यू इनके बीच में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा बताओ, यहाँ 3/4 लिख दिया मैंने, एक अंतराल ये होगा, एक अंतराल। अच्छा बताओ 3/4 से पीछे कौन मिलेगा? इससे पीछे 3/4 से पीछे कौन मिलेगा? आपने बहुत बताया माइनस का, एक वैल्यू पर्टिकुलर बताना। 0 मिलेगा? 0 भर दो यहाँ पर, कहाँ भरेंगे? 0 कहाँ भरेंगे? इसमें भरेंगे। यहाँ 0 भरो, कैसा आएगा बताओ? माइनस हमने कहा था सिर्फ साइन बता दो, नेगेटिव आ रहा है? बताओ अगर नेगेटिव आएगा तो इस अंतराल में फलन कैसा है? ह्रासमान हो गया। मतलब अंतराल बताना है कौन सा? अंतराल ह्रासमान। ह्रासमान अंतराल माइनस अनंत से कहां तक आ गया? 3/4। क्लोज लगेगा, इसमें क्या लगेगा? हमने बताया इसमें हमेशा क्लोज लगेगा। अगर वर्धमान लिखा है, ह्रासमान लिखा है तो क्लोज लगेगा, लेकिन इनमें फिक्सेबल है, ओपन ही लगता है, तो इनमें जो लगा नहीं। अगर निरंतर लगा होता तो इसमें भी ओपन लगाते, निरंतर लिखा होता तो इसमें भी क्या लगाते? ओपन। क्लियर है? अगली बार इसके इनके बीच की वैल्यू बोल दो, इनके बीच की वैल्यू बोलो फटाक से।
3/4 से बड़ा बोलो 1 2 3 बोल दो 10 बोल दे 10 यहाँ भरो कितना आएगा 40 - 3 बताओ वैल्यू कैसी पॉजिटिव होगी पॉजिटिव हो गया तो बताओ कैसा होगा फलन 3/4 से 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक कैसा होगा इस पे ओपन लगेगा ये वर्तमान हो गया बड़ा बोलो कौन सा बोल रहा है किसी के पास fx sin x plus cos x sin x plus cos x 0 इतना ही है कितने ठीक है ना 0 0 greater equal x और सॉरी लेस देन इक्वल x और लेस देन इक्वल 2 पाई देखो मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का होगा तो कहां से कहां तक के लिए बोलेगा 0 से 2 पाई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है अब एक बार डेरिवेटिव बोलो f dash x sin x cos x का हो गया डेरिवेटिव अंतराल के लिए लिख दिया पहला डेरिवेटिव किसके इक्वल 0 के इक्वल cos x minus sin x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0 हो गई क्या मैं यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल सकता हूँ sin x आएगा बताओ इसको इधर से डाइवर्ट कर दो बता सकते हो tan x की वैल्यू कितनी आएगी ये बात से सहमत है बता सकते हो tan x की वैल्यू कब होती है बहुत सही 45 को पाई बाई और बता सकते हो हमने कहा 0 से 2 पाई के बीच जितने हो सकते हैं सारे निकालने पड़े और आप केवल एक निकाल पाए वो भी जी कौन सा पाई बाई और बताओ कौन tan अच्छा बता सकते हो tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है फर्स्ट में होता है थर्ड में तो फर्स्ट का तो एंगल ये लिखा थर्ड का और एक निकाल दो थर्ड में एंगल बोलो कहां से कहां तक होता है पाई प्लस होता है क्या बोलो पाई प्लस थीटा होता है थर्ड का याद है पाई प्लस थीटा होता है यस ये आ जाएगा आपके पास tan 5 पाई बाई 4 बताओ x की एक वैल्यू मिली पाई बाई 4 और एक मिली 5 पाई बाई 4 दो वैल्यू तो आती ठीक है ये चीज इरेज कर दो यहाँ पर पाई बाई 4 पहले आएगा और 5 पाई बाई 4 बाद में ये लाइन से सहमत बताओ एक अंतराल ये होगा एक ये होगा और एक अब बताओ बेटा इनके बीच की कोई वैल्यू बोल दो बोलो इनके बीच 30 डिग्री बोल सकते हो है ना पाई बाई 6 कहाँ भरा जाएगा कहाँ भरा जाएगा प्रवणता बताएगा ना प्लस माइनस यहाँ भरोगे अब चीजें पता यहाँ पाई बाई 6 भरो कितना देगा आंसर पाई बाई 6 भरो वैल्यू रूट 3 बाई और इसकी वैल्यू बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है समझना है रूट 3 की वैल्यू 1.7 और ये 1 है 1.7 में 1 माइनस करेंगे तो 0.7 प्लस का आएगा यानी ये प्लस है ना इनके बीच की कोई वैल्यू बोल सकते हो 90 डिग्री यस 90 डिग्री यहाँ पर बताओ क्या देगा आंसर 0 cos 90 की वैल्यू 0 होती है यहाँ 90 भरोगे बताओ 0 - 1 बताओ साइन कैसा यहाँ नेगेटिव आ रहा है अब बताओ 5 पाई बाई 4 और 2 पाई के बीच की वैल्यू बोलो 5 पाई बाई 4 2 5 डिग्री है इससे बड़ा बोलो 300 डिग्री होगा बोलो इससे बड़ा बोलो 5 पाई बाई 2 से डिवाइड करो यार इसको डिवाइड कर दो यार पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है 90 का 5 में मल्टीप्लाई करो 9 × 45 कितना आया अब बताओ ये 0 से लेकर 2 पाई की वैल्यू करो 2 पाई की वैल्यू बताओ 0 2 पाई के बीच ये आता है क्या ये कहाँ का बोल रहा हो मतलब इनके बीच की वैल्यू बोल रहा है ये जानते इतने डिग्री है और ये कितने हैं अगर चीजें पाई में नहीं समझ में आती है ना तो डिग्री में चेंज कर लो और डिग्री में बताओ 225 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच का 300 डिग्री होता है कि नहीं होता 300 डिग्री समझ गए अब बताओ जब 300 डिग्री यहाँ भर दिया जाए बोलो 300 डिग्री बताओ बस 300 डिग्री तो वैल्यू आती नहीं होगी आती है अच्छा यार 300 की डिग्री की वैल्यू नहीं आती
ऐसी बता दो जिसकी आपकी वो बताओ ना वैल्यू नहीं डिसाइड हो पा रही ना, इनके बीच की वैल्यू नहीं डिसाइड हो पा रही ना। देख लो, अच्छा इनके बीच की वैल्यू हम करते हैं, हम 300 में ही दिखा दें। आप इससे एक एंगल बड़ा बोल दो बस, हम उस पर भी बता दें। 225 से बड़ा क्या? 3π/2 3π/2 लो, 3π/2 देख लो, ये 270 डिग्री होता है, ठीक है। चलो यहाँ 270 करो, cos 3π/2 की वैल्यू क्या होगी? 0 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -1 होती है। अब देखो कैसे बता रहे हो, जितने भी cos होते हैं π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 10π/2, जितने भी π/2 होते हैं सब पे cos आंसर 0 होता है। जितने भी π/2 होते हैं सब पे cos कैसा आंसर देता है? 0 देता है। तो इस पर आंसर कैसा देगा? cos 0 देगा। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब डिपेंड करता है इस वैल्यू पे इसका नाम कैसा होगा। बताओ यार, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 3π/2, चाहे थर्ड हो तो चाहे फोर्थ, दोनों के मिड वाली लाइन का है ना। चाहे थर्ड हो चाहे थर्ड और फोर्थ, दोनों में साइन का आंसर कैसा होता है? साइन का आंसर प्लस होता है पहले और दूसरे में, बाकी सब जगह यस। बता सकते हो ना? तो बताओ बेटा, इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई, इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, इस निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो वैल्यू पॉजिटिव हो रही कि नहीं हो रही? नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर? हमें एंगल इनके बीच की वैल्यू निकाल के देखना, और एंगल वैल्यू बीच की जरूर आनी चाहिए। अगर मान नहीं निकालना आता है तो बात अलग है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू की रिलेशन तो जरूर आना चाहिए। अब कभी ये रूल नहीं लगा दो कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। बहुत बच्चे तो ये रट लेते हैं, एक निकल है बस हो गया। ये पर्टिकुलर सब के लिए राइट नहीं होता। अभी आगे क्वेश्चन लिख देंगे तो फिर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पहले तो ये कौन सा होगा? इस अंतराल में क्या है? वर्तमान। इस अंतराल में क्या है? और इस अंतराल में क्या है? तो वर्तमान कितनी जगह मिल रहा है? 2 जगह। अगर 2 जगह मिल रहा है तो एक अंतराल ये लिखेंगे, एक अंतराल ये लिखेंगे, और दोनों के बीच में यूनियन लगा देंगे। अगर एक से अधिक अंतराल मिलते हैं तो दोनों अंतरालों के बीच में क्या लगा देते हैं? यूनियन लगा देते हैं। समझ गए? समझ गए अंतराल निकालना? और बताओ कोई क्वेश्चन? चलो एक बात पूरा रिपीट कर लो, दिमाग में सेट कर लो, क्वेश्चन होता कैसा। क्वेश्चन तो वही होते, 3 क्वेश्चन होते हैं, एक आपने कभी पूछा ही नहीं। इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बताएंगे। 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला, सिद्ध करो वर्तमान है, या सिद्ध करो ह्रासमान। पहला हो गया क्वेश्चन। दूसरा होता है अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला सिद्ध करो वर्तमान है, या फिर कभी ऐसे लिख सकता है सिद्ध करो ना वर्तमान है ना। क्लियर है? पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पे ना जाओ ध्यान से, पहले क्वेश्चन ध्यान करो। पहला क्वेश्चन होता है ना वर्तमान है ना ही, ऐसा सिद्ध करने का हो सकता है। सिद्ध करो वर्तमान है, ऐसा हो सकता है। सिद्ध करो ह्रासमान है, ऐसा हो सकता है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले फलन का एक बार डेरिवेटिव कर लो। क्या कर लो? कर लिया। जैसे डेरिवेटिव कुछ आ जाता है, उस डेरिवेटिव को देखो, इसको देखो, ये कैसा है। अंतराल देखो, इसको देखते रहो, बस इसको बताओ ये कैसा होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो वर्तमान है, ये निगेटिव है ह्रासमान है, और ना ये पॉजिटिव है और ना ही ये, इसका मतलब एक फिक्सिबल क्वांटिटी दे रहा है, तो ये कैसा होगा? समझ गया? पहला क्वेश्चन ना वर्तमान है ना ह्रासमान है, कैसे सिद्ध होगा? मान लो क्वेश्चन आ गया, सिद्ध करो ना वर्तमान है ना ह्रासमान है।
कैसे होगा? एक बार उसका क्या कर लो, अवकलन। एक बार कर लिया, और उस अवकलन वाली चीज को देखो, इसको जो देखोगे ये उस अंतराल में प्लस भी हो रहा होगा, उसी अंतराल में ये माइनस भी हो रहा होगा, दोनों चीजें होगा। कैसे समझे? हमने कहा सिद्ध करो फलन ना वर्धमान है ना ह्रासमान। कैसे सिद्ध होगा? एक बार डिफरेंशिएशन कर लो और इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। इसी अंतराल में ये फलन प्लस भी हो रहा होगा और इसी अंतराल में ये फलन माइनस भी हो रहा होगा। क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको केवल π/2 से कर दूं क्या? बताओ बेटा, ये अंतराल में ये कैसा है? दोनों हो रहा है नहीं? बताओ ये कहां से कहां तक की बात करती है? पहला चतुर्थांश और दूसरा। तो पहले में ये प्लस हो रहा है और दूसरे में ये माइनस, यानी इस अंतराल में ये प्लस भी है और इसी अंतराल में ये माइनस। क्लियर? अगर कोई फलन है उसको सिद्ध करना है, ना वर्धमान है ना ह्रासमान है, तो आप दिखा दीजिए वो फलन उस अंतराल में प्लस भी दे रहा है, उस अंतराल में माइनस भी। अगर सिद्ध करने का आ गया कि सिद्ध करो ये वर्धमान है, तो फिर इस अंतराल में ये फलन सिर्फ और सिर्फ प्लस देगा, माइनस दे ही नहीं सकता। सिद्ध करो ये फलन इस अंतराल में ह्रासमान है, तो फिर इस अंतराल में ये फलन सिर्फ माइनस है। 3 क्वेश्चन हो गए, वो एक ही टाइप के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है अंतराल ज्ञात करने के लिए। अंतराल कैसे ज्ञात होगा? फलन दिया होगा, एक बार डेरिवेटिव करो, फलन के लिए लिखो, इसके बाद 0 के बराबर करो, यहाँ से x के सारे मान निकालो। कितने मान निकालो? सारे, जितने आप निकाल सकते हो अपनी क्षमता से ऊपर भी, क्योंकि अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने tan x का केवल एक मान, एक से नहीं सीमित होगा, जितने हो सकते हैं संभव। और कहां से कहां तक के बीच? 0 से 2π। तो हमने 2 ही पाए, तो दोनों निकाले। 3 पा रहे होते तो तीनों निकालते हैं। क्लियर है बात? इसके बाद टारगेट क्या होगा बेटा? अलजेब्रिक फंक्शन होता है, तब भी सारे मान निकालने होते हैं। इसके बाद करेंगे क्या? एक लाइन खींच देते हैं, वो लाइन में इधर अगर रियल नंबर के लिए है तो -1 से प्लस लिखते हैं। अगर आपके पास क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा तो 0 से 2π हो जाएगा, और इनके बीच में वो मान सिंबल शो करेंगे। इनके बीच के अंतराल में x की वैल्यू कहाँ भरी जाती है? इनके बीच की वैल्यू कहाँ भरी जाएगी? y डेरिवेटिव में भरी जाएगी। y डेरिवेटिव आपको या तो प्लस देगा या तो माइनस देगा, और कुछ देगा नहीं। इनके बीच की वैल्यू y डेरिवेटिव भरेंगे, वो भी प्लस या माइनस देगा। इनके बीच की वैल्यू भरेंगे, प्लस या माइनस देगा। क्लियर है? और कुछ नहीं दे सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो यस फलन प्लस में वर्धमान है, माइनस में ह्रासमान है, प्लस में वर्धमान। क्लियर है? बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब बताओ कोई अगर इसमें तुमको दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो। इसके लिए 2 चीजें होती हैं, डेरिवेटिव बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तो आपके बहुत छोटे छोटे सवाल थे, ठीक है ना? एनसीईआरटी में छोटे ही सवाल है, बाकी दूसरी बुक लोगे तो बड़े मिलेंगे। ठीक है? तो आपके पास यही 3 टाइप। चौथा एक और टाइप क्वेश्चन होता है, ऐसा लिखा होता है, ये फलन है, लिखा होगा इस अंतराल में वर्धमान। ये फलन है, इस अंतराल में क्या है? और इस फलन में एक अचर राशि भरी होगी। क्या भरी होगी? अचर राशि भरी होगी। आंखें लिखा होगा, ए लिखा होगा या बी लिखा होगा, कोई भी एक अचर राशि जरूर भरी होगी। और कहेगा उसका न्यूनतम मान बताओ, उसका अधिकतम मान बताओ। एक सवाल ऐसा होता है, और यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम को छोड़कर। बोर्ड एग्जाम में तो यही है, तो अंतराल पूछेगा तो सिद्ध करो वर्धमान है। लेकिन किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर यहाँ कोई कांस्टेंट करा होगा। आपकी बुक में हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिल जाए, नहीं है? अच्छा, मिलेंगे तो पढ़ोगे तभी मिलेंगे। और पूछ सकते हो, पूछ लो। एक आध पूछना है तो पूछ लो। x² + ax + 1। वही तुम पूछ रहे हो जो हम कह रही है।
यस देख लो, हम बता रहे अरे कहीं चलो बोलो fx, बढ़िया सवाल है ना, इसके बोला ax प्लस न्यूनतम मान एक अंतर निकाल दें बेटा, अंतराल 1 से 2 ओपन क्लोज है, ऐसा लिखा। सवाल ध्यान से समझो, देखो सवाल आपको ध्यान से समझना है। सवाल का मतलब नहीं समझ में आएगा, सवाल नहीं होता। हमें सवाल का मतलब याद रहता है तभी हम कर पाते हैं। पहले सवाल को अभी पूरी चीजें आपने बताई नहीं, कहा ए का न्यूनतम मान बताओ, ए का कौन सा मान न्यूनतम, जबकि सवाल में लिखा होगा ये फलन इस वाले अंतराल में कैसा है, वर्धमान लिखा है ना, ये देख लो, पहले समझ लो, ये फलन इस अंतराल में क्या है, वर्धमान है। तो ए का कौन सा मान पूछ रहा है, अगर मैं यही सवाल ऐसे कह दूं कि ये फलन इस अंतराल में ह्रासमान है, क्या है, तो जानते हो ए का कौन सा मान पूछेगा, अधिकतम। सवाल चेंज हो गया, ये फलन इस अंतराल में ह्रासमान है तो ये क्या होगा, अधिकतम पूछेगा। आप निकालते हैं कैसे करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करो, बोलो क्या आएगा, 2x प्लस, इतनी बात सहमत है। सवाल कह रहा है ये फलन इस अंतराल में क्या है, वर्धमान है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव देना चाहिए स्लोप को, स्लोप कैसा होना चाहिए, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको पॉजिटिव कर दो, करो बेटा पॉजिटिव, f डैश x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव होगा, क्लियर है। इसका मतलब आप ये वैल्यू यहाँ पर भरो, x बिलोंग्स टू 1 से 2, fx की वैल्यू यहाँ भरो 2x प्लस a ग्रेटर एंड इक्वल 0, यहाँ इक्वल भी लगा सकते हैं, क्यों, वर्तमान में इक्वल भी लगता है, निरंतर होता तो इक्वल नहीं लगाते, निरंतर होता तो इक्वल नहीं लगता। तो आओ यहाँ पर पहली वैल्यू भरो, पहली वैल्यू भरो, तो आएगा 2 प्लस a ग्रेटर एंड इक्वल 0, ठीक, इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो a ग्रेटर एंड इक्वल -2, ये लाइन से सहमत है। अच्छा इस बार यहाँ 2 भरो, 4 प्लस a ग्रेटर एंड इक्वल 0, ये कह रहा है a की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल, समझ गए, फिर से समझो, एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसके बाद सवाल लिखा है कि वर्धमान है, वर्धमान है तो स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है तो 0 से बड़ी होती है, तो 0 से बड़ा कर दिया। इसके बाद f डैश x की वैल्यू है, हमने यहाँ भर लिया है, किस अंतराल में है, 1 से 2 पर है, एक बार 1 यहाँ भरा तो a की वैल्यू मिली, एक बार 2 यहाँ पर भरा तो फिर a की वैल्यू मिली। अब इसमें कंफर्म करना है a की वैल्यू कौन सी, कंफर्म कर लेते हैं। तो कंफर्मेशन लाइन से होगा, सबसे पहले देखें इधर माइनस इंफिनिटी होगा, इधर प्लस, a की वैल्यू कितनी है, -2 कहीं पर यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -4, इधर होगा कि इधर होगा, स्वाभाविक इधर ही होगा, क्लियर है। अब बताओ ये क्या लिखा है, a की वैल्यू -2 से क्या लिखा है, a बड़ा है -2 से, -2 से बड़ा इधर होगा कि उधर होगा, यानी ये इधर की बात कर रहा है ना, समझ रहे ना। इसके द्वारा जो आंसर आ रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, और ये कह रहा है a की वैल्यू -4 से क्या है, -4 से बड़ी इधर होगी कि -4 से बड़ी उधर होगी, तो ये भी बात उधरी की कर रहा है, क्लियर है। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल यहाँ पर है, दोनों लाइनें ओवरलैप कहाँ से हो रही हैं, दोनों लाइनें ओवरलैप इसी जगह से तो हो रही हैं, इसी जगह से तो हो रही हैं, यानी a की वैल्यू समझो यार, a की वैल्यू -2 से बड़ी और a की वैल्यू -4 से बड़ी, तो दोनों लोग किस जगह से बड़े हो रहे हैं, यानी ये वैल्यू बताओ इस जगह भी सही है, ये वैल्यू इस जगह भी राइट है कि नहीं राइट है,
क्लियर है? ये वाली वैल्यू केवल इस जगह राइट है, ये वैल्यू इसके पास है ही नहीं, है क्या? इसका मतलब ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? ए न्यूनतम कितना होगा? ए न्यूनतम -2 यहां पर भर लो, ये फलन इस अंतराल में हमेशा वर्तमान होगा। समझ में आ गया कैसे किया? दोनों लाइनें जहां से ओवरलैप होती है वही उसका मिनिमम वैल्यू होता है। क्लियर? अधिकतम क्यों नहीं निकाल सकते? एक बात और बता रहे हैं, यहां पर भी तो दोनों ओवरलैप है, यहां पर भी तो है, तो इसका अधिकतम मान तो क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट भर नहीं सकते। यहाँ पर बात पूछी तो इसलिए इसमें अधिकतम नहीं पूछता, ठीक है? और पूछना टाइम हो गया, जल्दी करते क्या?